न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे। आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में ना आपको पिछले क्लास में भी थोड़ा सा बतलाए हैं। फ्रेडरिक मिशर ने इस प्रकार से मवाद की कोशिका में के केंद्रक को अध्ययन किया और फिर उसका नाम दिया न्यूक्लिक और फिर उसी को बाद में जाकर के न्यूक्लिक एसिड कहा गया। जब डीएनए की चर्चा कर रहे थे तो आज आप फिर वहीं से आपको हम डाटा से शुरू कर रहे हैं और तब आप आगे जानेंगे। तो उसको जानने के लिए हम आपको शुरू किए थे क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए में अपने ही जैसे दूसरी प्रतिकृति बनाने की कैपेसिटी होती है। तो ये डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का दो प्रकार है, उसी को डाटा से आप जानेंगे। क्रोमोसोम जो आपको केंद्रक में दिखाई दिया, ये वास्तव में बना है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। आपको याद करने के लिए ना सहूलियत होगी। न्यूक्लियोप्रोटीन का दो भाग, अब इसको हम दो भाग में बांट करके ना आपको दर्शा रहे हैं। एक हो गया न्यूक्लिक एसिड और दूसरा हुआ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। उच्च स्तरीय में आप इसको एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, कुछ है प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें, और मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ का ये काम करता है, लेकिन अधिकांश में डीएनए ही आनुवंशिक मटेरियल है। ये ना संदेश को वाहन करता है, फिर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। तो फिर आप ना बाद में इसके बारे में जानेंगे। अब ये प्रोटीन में ये हिस्टोन एमिनो एसिड है मुख्य रूप से इसके कंस्ट्रक्शन में, संगठन में। और डीएनए ये वास्तव में एक दृढ़ अणु है जिसका निर्माण कई हजारों एकलक इकाई, उसको बोलते हैं ना मोनोमेरिक यूनिट्स के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इस एकलक इकाई को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसलिए आपको ना लिखा हुआ मिलेगा कि डीएनए का निर्माण कैसे हुआ, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी कड़ी है डीएनए के निर्माण में। पॉली मीन्स होता है अनेक और न्यूक्लियोटाइड। आज आप मुख्य रूप से ना न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है। तो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का जो निर्माण हुआ है, इसमें तीन प्रकार के अणु होते हैं। एक है शर्करा को बोलते हैं शुगर, शर्करा। दूसरा नंबर आपका है फॉस्फेट, या लिखा हुआ रहेगा आपको फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट। और तीसरा नंबर है नाइट्रोजनस बेस, कुछ नाइट्रोजन युक्त क्षार। ये डीएनए के निर्माण में, हाँ आरएनए में भी ये है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस में थोड़ा अंतर है। शर्करा में आप जानेंगे राइबोज शर्करा। कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़े होंगे तो आपको हम बतलाए थे 11वीं
कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ना 5 होती है। राइबोज शर्करा, तो ये राइबोज हो सकता है या फिर डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में ना राइबोज शर्करा होता है, जबकि डीएनए के निर्माण में ना डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। और एक अणु फॉस्फेट का होता है और कोई एक नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब नाइट्रोजन युक्त क्षार को भी हम दो भाग में, ये भी दो तरह का होता है। एक कहलाता है प्यूरिन, दूसरा है पाइरीमिडीन। आपका प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को हम लिखे हैं ए और गुआनिन को हम लिखे हैं जी। ये भी आपको 11th क्लास में बताए हैं। और पाइरीमिडीन में आपको आता है थायमिन और साइटोसिन। डीएनए में अगर यही आरएनए है तो थायमिन के स्थान पर ना यूरेसिल होता है। आरएनए में थायमिन नहीं होगा, यूरेसिल होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार में। यही अंतर है। और फिर आप आगे अंतर भी इसका विस्तार से जानेंगे। अब आपको हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बतला रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड को जानने के लिए आपको मिलेगा कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड के मिलने से। ये डाइएस्टर बंधन के द्वारा न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेट एस्टर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा। तो फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में ना इसको बनने में फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड इन दोनों का संघनन होता है और उस संघनन की क्रिया में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा यह प्रक्रिया संभव होता है। बंधन के द्वारा यह प्रक्रिया संभव होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है और तब न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तो इसको जानने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को जानने के लिए आपको जानना होगा न्यूक्लियोसाइड को। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हुआ है राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। अगर हम डीएनए की चर्चा करते हैं तब हम लेंगे डीऑक्सी राइबोज। हम पहले डीएनए की ही चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको आरएनए की चर्चा करेंगे। तो एक होगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा प्लस कोई एक नाइट्रोजन युक्त क्षार। तो पहला नाइट्रोजन युक्त क्षार आपको एडेनिन है। हमने न्यूक्लियोसाइड का ये एग्जाम्पल यहाँ दर्शाया है एडिनोसिन। ये एडिनोसिन कैसे बना है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा प्लस एडेनिन आपस में संघनित होकर के जुड़ करके ना इसको बनाया है एडिनोसिन। ये एडिनोसिन है न्यूक्लियोसाइड। इसको ना कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखे होंगे, हो सकता है ये एडेनिन राइबोसाइड के नाम से भी इसको जानते हैं, लिखते हैं, लेकिन प्रायः एडिनोसिन। उसी प्रकार से अगर हम एडेनिन के स्थान पर अगर हम गुआनिन को लेते हैं तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा और गुआनिन ये आपस में मिलकर के बनाएगा गुआनोसिन। ये गुआनोसिन है न्यूक्लियोसाइड।
ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसके स्थान पर लेते हैं साइटोसिन, प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा, तो ये बनाएगा साइटिडेन। और नाइट्रोजन युक्त क्षार में अगर हम थायमीन को लेते हैं तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ जुड़ करके ये बनाएगा थायमिडिन, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा। आपको चारों नाइट्रोजन युक्त क्षार को जोड़ करके दिखा दिए। अब इसी न्यूक्लियोसाइड के द्वारा अगर डीएनए की संरचना है तो आप इन चारों नाइट्रोजन युक्त जो न्यूक्लियोसाइड है इसको जोड़ करके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेगा। इसलिए हम यहाँ सीधे लिखे हैं न्यूक्लियोटाइड बराबर न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। कोई एक आप लेंगे, पहले एडेनिन को आप लेंगे, एडेनिन प्लस ये एडेनिन होगा एडिनोसिन, एडिनोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड, तो ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड एनिलाइक एसिड। ठीक उसी प्रकार से अगर हम न्यूक्लियोसाइड में गुआनोसिन को लेते हैं तो वह फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ करके जो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेगा वो होगा गुआनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड। उसी प्रकार से साइटिडाइलिक एसिड, थायमिनफाइलिक एसिड। अगर हम आरएनए में तो यूरेडाइलिक एसिड, उसमें तो थायमिन होता नहीं है, थायमिन के स्थान पर हम लेंगे यूरेसिल, तो यूरेडाइलिक एसिड का निर्माण होता है। इस प्रकार से दो न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बंधन से जुड़ा रहता है और यही क्रमबद्ध होकर अनेकों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। और हम लोग कहते हैं डीएनए है क्या, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड